हेलो, नमस्कार। इस वीडियो में यूजीसी नेट लॉ के सारे यूनिट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहले यूनिट 1 जूरिस्प्रूडेंस। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं डिफिनेशन से। तो देखते हैं। उल्पियन, इन्होंने कहा था ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग्स ह्यूमन एंड डिवाइन, द नॉलेज ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट। जस्ट मतलब क्या? जो सही है, अनजस्ट मतलब जो गलत है। फिर आते हैं जॉन ऑस्टिन पे। जॉन ऑस्टिन जो एनालिटिकल स्कूल के फादर भी हैं, है ना। उन्होंने कहा था जूरिस्प्रूडेंस इज द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। फिर आते हैं हॉलैंड पे। उन्होंने कहा था जूरिस्प्रूडेंस इज फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। फॉर्मल का मतलब यहाँ पे फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल। सालमन ने क्या कहा था? सालमन ने कहा था साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ। कीटॉन ने कहा था द स्टडी ऑफ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। जूरिस्प्रूडेंस में दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। इसमें पहला स्कूल है एनालिटिकल, जिसे पॉजिटिव भी कहते हैं, ऑस्टेनियन भी कहते हैं, इंपेरेटिव भी कहते हैं, है ना। इसके फाउंडर थे ऑस्टिन। ऑस्टिन के हिसाब से लॉ क्या है? तो कमांड ऑफ सॉवरेन है। इस स्कूल के हिसाब से मॉरल्स की कोई जगह नहीं थी लॉ में, है ना। उसके बाद आते हैं हिस्टोरिकल स्कूल में। मॉन्टेस्क्यू पहला जूरिस्ट था, इसने हिस्टोरिकल स्कूल को फॉलो किया था। यह डील करता है जनरल प्रिंसिपल से, जो ओरिजिन और डेवलपमेंट ऑफ लॉ की उत्पत्ति कैसे हुई और वो समाज में कैसे डेवलप कर रहा है, उसकी बात करता है। फादर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल थे सेविग्नी। इसके दूसरे प्रोपाउंडर थे हेनरी मैन। इसके बाद बात करते हैं सोशियोलॉजिकल स्कूल की। रोस्टोपाउंड, जिन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट दिया। ड्यूडेट, जिन्होंने सोशल सॉलिडेरिटी का कॉन्सेप्ट दिया। कॉम्टे, जिन्होंने सोशल पॉजिटिविज्म का कॉन्सेप्ट दिया। अल्विच, जिन्होंने लिविंग लॉ का कॉन्सेप्ट दिया। अल्विच को फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस भी कहा जाता है। और इसके आयरिंग भी इसके प्रोपाउंडर में माने जाते हैं। नेचुरल स्कूल, इसे फिलोसफिकल स्कूल भी कहा जाता है। इनके हिसाब से लॉ जो है वो बेस्ड होना चाहिए एथिक्स और मॉरल्स पे। अब देखते हैं थ्योरीज ऑफ राइट्स। ब्रेटेट थ्योरी आयरिंग ने दी थी। फिक्शनल थ्योरी सेविग्नी और सालमन ने दी थी। रियलिस्ट थ्योरी गिल्टे ने दी थी। पर्पस थ्योरी वेंज और बेकर ने दी थी। लॉ के डिफिनेशन को देखें तो सिसेरो ने कहा था हाईएस्ट रीजन ऑफ नेचर क्या है? लॉ है। हार्ट ने कहा था लॉ कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी रूल्स है। ऑस्टिन ने कहा था लॉ कमांड ऑफ सोवरेन है। बेंथम ने कहा था लॉ सबमिशन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स है ना। ग्रे के अनुसार लॉ इज व्हाट इज प्रोपाउंडेड बाय द कोर्ट। जो कोर्ट कह रहा है वही लॉ है। हॉलैंड ने कहा था ग्लू है जो बाइंड करता है डिसऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी को। तो जूरिस्प्रूडेंस में ये मेन टॉपिक है। इसमें होफिल्ड्स वाला भी आता है, पर उसके बाद मॉरलिटी का कॉन्सेप्ट भी आता है, हार्टफुल डिबेट वाला, है ना। पर जो सबसे मेन टॉपिक है वो यही है। तो बिल्कुल ही जो मेन टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये दो पार्ट में है, फिलोसॉफिकल और बॉडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये पॉलिटी पार्ट है। और फिलोसॉफिकल पार्ट जो है गाइडिंग प्रिंसिपल होता है, सोल, स्पिरिट और इथोस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें आते हैं प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, टीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किस पे बेस्ड है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस, आयरिश, साउथ अफ्रीकन, सबसे जो भी अच्छी चीजें हैं उन्हें अडेप्ट किया गया है। सबसे ज्यादा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे बेस्ड है, जिससे हमने फेडरल स्कीम, गवर्नमेंट ऑफिस, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजन और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस लिया है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने पार्लियामेंट, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, बिल प्रोसीजर, कैबिनेट सिस्टम लिया है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स, जो वहां पे बिल ऑफ राइट्स के नाम से, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और वाइस प्रेसिडेंट का प्रोविजन लिया है। आयरलैंड से हमने डीपीएसपी,
और प्रेसिडेंट के इलेक्शन का प्रोसीजर लिया है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमने लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट लिया है, जो हमारे प्रीएम्बल में है। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट लिया है और राज्यसभा मेंबर के इलेक्शन का प्रोसेस लिया है। जर्मनी, जिसे हम वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, उससे हमने सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इमरजेंसी के दौरान जो होता है वो लिया है। हालांकि आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होते। सोवियत यूनियन से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट आइडियल्स और सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस लिया है। ऑस्ट्रेलिया से हमने कंकरेंट लिस्ट लिया है, जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस लिया है। कनाडा से हमने एडवाइजरी फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट लिया है। फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कनाडा से लिया है। जो गवर्नर अपॉइंट होता है वो भी कनाडा का मॉडल है। अब आते हैं प्रीएम्बल। हमारे संविधान में सबसे अंतिम में प्रीएम्बल लिखा गया था। प्रीएम्बल की टू एनी लॉ है, यह हमें किसी भी लॉ का ऑब्जेक्टिव बताता है। तो प्रीएम्बल हमें कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव बताता है। सोर्स ऑफ ऑथोरिटी क्या है? तो वी द पीपल है। कभी कभी क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन आते हैं, तो ये इस क्रोनोलॉजी में सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। हमारा प्रीएम्बल जो है अडॉप्ट और इनेक्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जो आर्टिकल 394 में दिया है। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस होता है। लिबर्टी, यह फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमने लिया था। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप की लिबर्टी हमें मिलती है, आजादी मिलती है। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करता है और आपस में यूनिटी को बढ़ाता है। प्रीएम्बल कहां से आया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया था और वही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रीएम्बल की नींव है। प्रीएम्बल में एकमात्र अमेंडमेंट हुआ है, 42nd अमेंडमेंट, जिससे 3 वर्ड है, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटरड्यूटी। अब सवाल उठता है क्या प्रीएम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का? तो इसमें 2 केस आते हैं। पहले आया था रिव्यू केस, री बेरोबरी यूनियन 1960 का। इसमें कहा गया प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का की है और पार्ट नहीं है। इसे ओवररूल किया गया केशवानंदा भारती केस 1973 में, जहां पे बताया गया प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब आते हैं फंडामेंटल राइट्स पे। फंडामेंटल राइट्स सबसे पहली बार मैग्ना कार्टा में दिखता है और यहाँ से फंडामेंटल राइट्स का इतिहास शुरू होता है। फिर बिल ऑफ राइट्स आता है। पहले 7 फंडामेंटल राइट्स थे। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से 35 तक। फंडामेंटल राइट्स जो है ज्यादातर स्टेट के खिलाफ होते हैं, पर कुछ फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी होते हैं, जैसे 15 to 17 जो अनटचेबिलिटी है, टाइटल्स वाला है, या आर्टिकल 23(1) या आर्टिकल 24। ये सब इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी होते हैं फंडामेंटल राइट। हेलो, तो आज हम बात करते हैं आर्टिकल 13 की। ये ऐसे लॉ की बात करता है जो इनकंसिस्टेंट हैं फंडामेंटल राइट्स से। 13 में देखेंगे लॉ को 2 तरह से डिवाइड किया जा सकता है। ऐसे लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले से थे और ऐसे लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद आए। तो जो पहले से थे उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स और डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी लग सकती है।
इक्लिप्स होता है थोड़े समय के लिए किसी लॉ को छिपा लेना, मतलब कि डोरमेंट कर देना। और सेवरेबिलिटी होती है फिल्टर आउट करना, है ना। जो बाद में आए उसमें बस सेवरेबिलिटी लगती है, और जो पहले आए उसमें इक्लिप्स और सेवरेबिलिटी दोनों ही लग सकती है। फंडामेंटल राइट प्रोस्पेक्टिव। आर्टिकल 13 ने जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल है, इन्फोर्सिएबल है ना। अब आते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। ये कब अप्लाई होता है? इसका जवाब मिला था केस में जनरल ट्रेडर्स वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1984 सुप्रीम कोर्ट। इसमें जनरल प्रिंसिपल बताया गया। तो सबसे पहले तो इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर होना चाहिए। दूसरा यह कि वो पार्ट जो फंडामेंटल राइट के विरुद्ध है वो इस तरह से घुल मिल गया है अच्छे वाले पार्ट से कि बिना पूरे पार्ट को रिजेक्ट किए बिना कोई चारा ना हो, तो पूरे पार्ट को रिजेक्ट कर देना ही बेहतर है ना। दूसरा, जब हम ऐसे अलग पार्ट को अलग कर देते हैं जो फंडामेंटल राइट के विरुद्ध है और जो बचा हुआ पार्ट है वो गुड इनफ है कंटिन्यू करने के लिए, तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे। आर्टिकल 13 क्लॉज 3 सब क्लॉज ए में जो लॉ है उसमें पर्सनल लॉ नहीं आता। हम मत बोलिए, अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। ये बताया गया था डेनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें भी हम दो तरह से बांट सकते हैं, कुछ ऐसे लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले से, और ऐसे लॉ जो इंटरसिस्टेंट है पर वो कमेंट्स हुए थे, पर वो आए थे कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंट्स होने के बाद। तो जो बाद में आए थे उन्हें हम अलग करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी के डॉक्ट्रिन से, और जो पहले से हैं उन्हें डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स और डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी से हम अलग करते हैं। आर्टिकल 13 ने इंट्रोड्यूस किया जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट। फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल है। फंडामेंटल राइट्स को हम वेव ऑफ नहीं कर सकते, ये बसेसरनाथ केस में बताया गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट फंडामेंटल राइट को अल्टर नहीं कर सकता, ये कौलनाथ केस में हमें बताया गया था, पर ये ओवर रूल हो जाता है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, और फिर इसे चैलेंज किया गया केशवानंदा भारती केस में, जहां पे 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को अपहेल्ड किया गया। और यहाँ से आता है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। किसी भी चीज को अमेंड किया जा सकता है तब तक जब तक वो बेसिक स्ट्रक्चर को हैम्पर ना करता हो। ये आया केशवानंदा भारती केस से। अब आते हैं राइट टू इक्वालिटी पे, जो आर्टिकल 14 से 18 तक दिया हुआ है। इसमें केस है इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण। तो इस केस में बताया गया कि राइट टू इक्वालिटी जो है, जो हमें आर्टिकल 14 से मिलती है, ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ, दोनों में क्या अंतर है? तो ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये अमेरिका से लिया गया था। और इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है वो कहता है कि कोई भी राजा से लेकर रंक लॉ से बड़ा नहीं है। श्रीनिवास ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में डिफरेंस बताया जाता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ में। रीजनेबल क्लासिफिकेशन, ये कौन से केस से आया था? तो चिरंजीत लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से। इसमें कहा गया क्लासिफिकेशन जो है आर्बिट्रेरी, आर्टिफिशियल और इवेसिव नहीं हो सकता। और रीजनेबल क्लासिफिकेशन का जो टेस्ट है वो दिया गया था आर.के. डालमिया वर्सेस तेंदुलकर जस्टिस केस में। इसमें और भी केस है, सत्यवती शर्मा, अजय हासिया, एयर इंडिया वर्सेस नागेश मिर्जा, गीता हरिहर। फिर आता वेडनेसबरी टेस्ट, ये था एसोसिएशन ऑफ प्रोविंशियल पिक्चर हाउसेस वर्सेस वेडनेसबरी कॉर्पोरेशन से। इसमें कहा गया कि जब तक कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम ना हो, है ना, यहाँ क्लियर अनरीजनेबलनेस ना दिख रहा हो, मैटर को नहीं लिया जाना चाहिए।
फिर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पे केस आया था प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हेलो, स्वागत है सभी का। आज हम देखेंगे आर्टिकल 15 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। आज हम आर्टिकल 15 देखेंगे। ये किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है। यह आर्टिकल सिर्फ स्टेट के लिए ही सीमित नहीं है, यह सिटीजन्स को भी प्रोहिबिट करता है किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, है ना। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी सिटीजन दूसरे को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता कहीं पे, पब्लिक प्लेस पे, जैसे रेस्टोरेंट या शॉप पे। सिटीजन्स और स्टेट, ये दोनों पे प्रोहिबिशन लगाता है ये आर्टिकल। अब आते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 3 पे। ये स्पेशल प्रोविजन की बात करता है वुमेन और चिल्ड्रन के लिए, उनके फेवर में, है ना। और ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन का एक एग्जांपल, जैसे 1/3 सीट्स जो है पंचायत में वो वुमेन्स के लिए रिजर्व रहती है। अब आते हैं 15 क्लॉज 4 पे। ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये स्पेशल प्रोविजन की बात करता है एडवांसमेंट के लिए सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास या फिर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, है ना। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। अब बात करते हैं केस की। एमआर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1963। इसमें कहा गया, इन द जील ऑफ एडवांसमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब यू कांट फॉरगेट द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी एज होल। इसलिए बताया गया कि मैक्सिमम रिजर्वेशन जो दिया जाए वो 50% से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। एमआर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1963। फिर आते हैं इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995। इसमें भी बोला कि मैक्सिमम रिजर्वेशन 50% की होनी चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस है तो बात करें। अब बात करते हैं 15 क्लॉज 5 की। सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इनके लिए हम जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, है ना, रिजर्वेशन देंगे प्राइवेट में। और इसको चैलेंज किया गया अशोक कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। बाद में ये 15/5 जो है वो अपहेल्ड हुआ। फिर 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, इसमें ईडब्ल्यूएस कोटा आया 10% का, है ना। और ये वर्टिकल रिजर्वेशन था, वुमेन्स को जो रिजर्वेशन मिलता है वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आता है। आर्टिकल 16 क्लॉज 4A बात करता है रिजर्वेशन इन प्रमोशन की। इसे चैलेंज किया गया था एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और जर्नल सिंह में। इसमें आर्टिकल 16 क्लॉज 4A अपहेल्ड हो जाता है। अब हम देखेंगे आर्टिकल 19। आर्टिकल 19, है ना, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच etc। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो राइट है वो बस सिटीजन के लिए, एलियन के लिए नहीं है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है प्रोटेक्शन जो है वो सिटीजन में आते हैं या नहीं आते। तो सवाल का जो उत्तर है वो केस लॉ से मिलता है। स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन वर्सेस कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर, इसमें बताया गया नहीं मिलता है। उसके बाद आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें जो है इसी बात को अच्छे से समझाया गया कि हाँ, मतलब इसमें कोई संदेह नहीं है कि कॉर्पोरेशन जो है वो सिटीजन नहीं है, पर उसके जो शेयर होल्डर है वो सिटीजन है और उन्हें लायबल ठहराया जा सकता है। आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970। उसके बाद जहाँ राइट होती है वहाँ रिस्ट्रिक्शन भी होती है। हाँ, पर ये भी है कि रिस्ट्रिक्शन जो है वो एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए और आर्बिट्रेरी नहीं होनी चाहिए, है ना। अच्छा, जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, इसमें बताया गया कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन जो टीपीएसपी को फॉलो कर रहा है वो सही है और जस्टिफाइड है। यह केस इसलिए आया था क्योंकि जो रूल बना था जिसमें जिसके भी 2 से अधिक बच्चे थे वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं इलेक्शन लड़ने से। तो ऐसा बाद में जजमेंट आया कि हाँ, ये जस्टिफाइड है क्योंकि ये सोशल जस्टिस को प्रमोट करता है।
उसके बाद आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। किसी भी फॉर्म की बात करता है, बोलना, लिखना, प्रिंट करना, पिक्चर बनाना, किसी भी तरह का फॉर्म, है ना। उसके बाद आता है राइट टू रिमेन साइलेंट। इसमें केस था पी इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, विजय इमैनुअल, है ना। और उसके बाद एक केस आता है, अब बात करते हैं राइट टू एग्जिबिट फिल्म्स। इसमें केस है बॉबी आर्ट इंटरनेशनल वर्सेस ओमपाल सिंह होम। ये बैंडिट क्वीन वाला केस था जिसमें इस मूवी पर बैन लग गई थी। फिर ये मामला कोर्ट में जाता है और वहां पे राइट टू एग्जिबिट फिल्म्स का अधिकार मिला और ए सर्टिफिकेट के साथ फिल्म रिलीज हुई। फिर एक केस आता है राइट टू फ्लाई नेशनल फ्लैग वाला, है ना, नवीन जिंदल का केस। इसमें कहा गया होस्ट कर सकते हो पर आपको नेशनलिज्म की भावना होनी चाहिए और प्रॉपर कंडीशन होना चाहिए, ये सब कंडीशन है इसमें। 19(1)(a का रिस्ट्रिक्शन 19 क्लॉज 2 में, 19(1)(b का 19(1)(3) में दिया, 19(3) में दिया है, सॉरी 19(1)(b में है राइट टू असेंबली, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 19(1)(c में है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, 19(1)(d में है राइट ऑफ लोकोमोशन और 19(1)(e में है रिसाइड एंड सेटल होने का अधिकार। 19(1)(f अब नहीं है प्रॉपर्टी वाला और 19(1)(g में है राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस। ऑक्यूपेशन जीनस है, प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस जो है वो स्पेसी है ना। और ये सारी बातें हैं जीनस स्पेसी वाली, ये केस में बताई गई थी सुडान सिंह वर्सेस न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। हेलो, स्वागत है सभी का लाइव पथ में। आज हम आर्टिकल 20 पढ़ेंगे। आर्टिकल 20 सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों पे अप्लाई होता है। ये क्रिमिनल लॉ से केवल डील करता है। आर्टिकल 20 में 3 क्लॉज है। क्लॉज 1 बात करता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज की, क्लॉज 2 बात करता है डबल जेओपार्डी की और क्लॉज 3 बात करता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन की। क्लॉज 1 जो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज है उसके अनुसार कोई भी पर्सन उन्हीं लॉज पे कन्विक्ट होगा जो इनफोर्स में है ना। डबल जेओपार्डी मतलब कोई भी पर्सन प्रोसिक्यूट और पनिश नहीं होगा सेम ऑफेंस पे 2 बार। और सेल्फ इंक्रिमिनेशन, अच्छा डबल जेओपार्डी 2 लीगल मैक्सिम पर बेस्ड है, नेमो डेविड विस्वेसारी और ऑट्रोफोइस एक्विट और ऑट्रोफोइस कन्विक्ट पे। और सेल्फ इंक्रिमिनेशन कोई भी पर्सन को कंपेल नहीं किया जाएगा विटनेस बनने के लिए खुद के ही खिलाफ। और जो 20 क्लॉज 1 है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के खिलाफ यूज नहीं होता। तो ये था हमारा आर्टिकल 20। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें 3 चीजें होती है, राइट टू लाइफ, राइट टू पर्सनल लिबर्टी एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। पर ज्यूरिस्टिक पर्सन पे आर्टिकल 21 एप्लीकेबल नहीं होता, मतलब कंपनी, कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेट बॉडीज इन सब पे। पर डेड पर्सन वो आर्टिकल 21 में कवर्ड, ज्यूरिस्टिक पर्सन नहीं है, डेड पर्सन है। ज्यूरिस्टिक पर्सन मतलब जैसे कॉर्पोरेट बॉडीज, कंपनी, ये सब। एक केस है फ्रांसिस कोराली वर्सेस यूटी ऑफ दिल्ली, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इट इज फंडामेंटल राइट टू लिव विद डिग्निटी, है ना। राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू रेपुटेशन। ये बताया गया था स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस लाल कृष्ण आडवाणी। उसके बाद केस आया राइट टू अनपॉल्यूटेड एनवायरनमेंट, मुरली एस देवरा का केस। पहले जब एक्सीडेंट होता था तो डॉक्टर्स जो हैं वो पुलिस का वेट करते थे,
पुलिस आती थी, इन्वेस्टिगेट करती थी, इन सब में टाइम जाता था और पेशेंट की मृत्यु हो जाती थी। बाद में गाइडलाइन आई कि आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए और पुलिस का वेट मत कीजिए। ये गाइडलाइन आई थी परमानेंट कटारा के केस में। उसके बाद आते हैं राइट टू लिबर्टी पे। इस पर 3 केस हैं। पहला है A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इसमें नैरो इंटरप्रिटेशन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। इसमें कहा था रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट यदि है तो वो आपकी राइट टू लिबर्टी को हैम्पर करता है। फिर सेकंड केस में ये हेल्ड हुआ तो ये लिमिटेड है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट तक ही। इसमें कहा कि ये लिमिटेड नहीं है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट से। फिर मेहता गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें वाइडेस्ट पॉसिबल इंटरप्रिटेशन दिया। यदि पासपोर्ट में सीज हो जाता है ना, तो वो भी राइट टू लिबर्टी को हैम्पर करता है। फिर अंकुले वर्सेस नायक, RS नायक, इसमें बताया कि राइट टू स्पीडी ट्रायल भी राइट टू लाइफ में ही आता है। फिर गोपालन केस में ये बताया गया कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दोनों डिफरेंट टर्म्स। A.K. गोपालन 1950 वाले केस में बताया गया कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ डिफरेंट टर्म्स। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ पार्लियामेंट से जो पास होता है वो एस्टेब्लिश बाय लॉ होता है, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है? लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस। फिर केस आया मेहता गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कहा गया कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ वो जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अनुसार ही रहना चाहिए, इससे कन्फ्लिक्ट में नहीं रहना चाहिए। अब आते हैं आर्टिकल 21A पे। ये 86 अमेंडमेंट से आया था और ये राइट टू एजुकेशन है जो राइट टू लाइफ में इंक्लूड होता है। ये 6 से 14 साल के बच्चों की अनिवार्य शिक्षा के लिए ये आर्टिकल बना है। आर्टिकल 22 अरेस्ट से प्रोटेक्शन के लिए। अब आते हैं आर्टिकल 23 पे। 23 और 24 ये बताता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में। पहले के जमाने में होते थे बंधुआ मजदूर यानी बॉन्डेड लेबर, जो बिना पैसों के ही मजदूरी करते थे। तो आर्टिकल 23 जो है वो दूसरा ऑफेंस है जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताता है। पहला 17 था और दूसरा 23 है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। ये था हमारा आर्टिकल 23। अब आते हैं आर्टिकल 24 पे। यह प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये आर्टिकल केस लॉ इस पे MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसी को हम सिवकासी फायर क्रैकर्स केस के नाम से भी जानते हैं। तो एक केस आया था लाउड स्पीकर केस करके, चर्च ऑफ गॉड वर्सेस मैजेस्टिक कॉलोनी, जिसमें लाउड स्पीकर को लेके कुछ गाइडलाइंस दिए गए थे। अब रेट्स पे आते हैं। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही रेट्स इशू करती है। हाई कोर्ट का रेट का जो डिसीजन जो है पड़ा है, तो ये हैबियस कॉर्पस मतलब प्रोड्यूस द बॉडी, इसमें एडीएम जबलपुर का केस है। मेंडमस मतलब वी कमांड, प्रोहिबिशन मतलब स्टे लगाना, जो वारंटो मतलब बाय हुज अथॉरिटी, सर्सियोरी जो रेमेडियल नेचर का। ये 5 तरह के रेट हैं। डीपीएसपी 3 तरह के होते हैं, सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल। डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल होते हैं। आर्टिकल 38 में वेलफेयर स्टेट के बारे में बताया गया। आर्टिकल 39A जो 42nd अमेंडमेंट से आई थी वो बात करती है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के बारे में। आर्टिकल 40 विलेज पंचायत के बारे में बात करती है जो ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी है और ये एक गांधीयन प्रिंसिपल है। आर्टिकल 44 बात करते हैं यूसीसी की। गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उत्तराखंड में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड है। आजादी के बाद उत्तराखंड पहला स्टेट बना जहां यूसीसी है। आर्टिकल 48 बात करती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। आर्टिकल 50 बात करती है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 51 बात करती है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की फंडामेंटल ड्यूटीज, जो आर्टिकल 51A में है। पहले ये A to J यानी 10 थी, अब 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से K भी इसमें जुड़ गया है और अब ये 11 हो गई नंबर में। इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाती है और आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होती इवन इमरजेंसी। ये हमें
आर्टिकल 358 और 359 में बताया गया है। अब कुछ स्पेशल प्रोविजन जो बनाए गए हैं कुछ स्टेट को लेके, वो 371 A, B, C इस तरह से दिए हुए हैं जो कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं। ट्रांसजेंडर का जो केस था वो नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था, और वेडनेसबरी टेस्ट होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में यदि कोई इरेशनल कुछ हुआ है तो उसे देखने के लिए। तो ये था आज का लेक्चर, और कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे खत्म होता है जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। सबसे पहले पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट क्या क्या है? इंटरनेशनल बॉडीज, कंपनीज और कंट्रीज, ये सभी इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट होते हैं। फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ ह्यूगो ग्रोसियस को कहा जाता है, और इंटरनेशनल लॉ ये जो टर्म है ये सबसे पहली बार कॉइन किया था बेंथम ने 1789 में। इंटरनेशनल लॉ को हम लॉ ऑफ नेशंस के नाम से भी जानते हैं, पर सवाल ये उठता है क्या इंटरनेशनल लॉ रियल लॉ है भी या नहीं। इस बारे में कुछ लोग इसे रियल लॉ मानते हैं जैसे स्टार, ओपनहेम और ग्रोसियस, और कुछ नहीं मानते जैसे ऑस्टिन और बेंथम। इंटरनेशनल लॉ के बहुत सारे डिफिनेशन भी कुछ जूरिस्ट ने दिए थे, जैसे ओपनहेम ने कहा था कस्टम एंड रूल्स लीगली बाइंडिंग फॉर सिविलाइज्ड नेशन। हॉल ने कहा था इंटरनेशनल लॉज आर द कंडक्ट टू डील सिविलाइज्ड स्टेट। एंजिलोटी ने कहा था पेक्टा सेंट सर्वेंडा, मतलब जो पैक्ट है, ट्रीटी है, उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, है ना, उसका ब्रीच नहीं होना चाहिए। सोर्स ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ क्या है? आर्टिकल 38 के क्लॉज 1 में ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के स्टैट्यूट में दिया हुआ है। 4 तरह के होते हैं सोर्स: कन्वेंशन, कस्टम, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ और जूरिस्ट ओपिनियन। वहीं आर्टिकल 38 क्लॉज 2 गुड फेथ एंड इक्विटी की बात करता है। कन्वेंशन और ट्रीटी जो है वो 2 तरह की होती है, जनरल या पर्टिकुलर में कुछ लीगल में सिम्स हैं जैसे जस्ट कोडेंस मतलब गुड प्रिंसिपल्स जो लॉ बन जाते हैं इंटरनेशनल लॉ के। रीबस से सेंटिबस मतलब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड होने पर ट्रीटी को कैंसिल किया जा सकता है। पेक्टा टर्टिस नेट नोसेंट प्रोसन मतलब ट्रीटी से बस 2 ही कंट्री बाइंडिंग होते हैं, है ना। और आर्टिकल 253 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है कि इंटरनेशनल ट्रीटी को इंप्लीमेंट करने के लिए सेंटर जो है स्टेट में लॉ बना सकती है। हेलो, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे स्टेट। स्टेट जो है डिफाइन किया गया था मॉन्टेविडियो कन्वेंशन 1933 में। ऐसी जगह जिनके पास पॉपुलेशन हो, टेरिटरी हो, गवर्नमेंट हो और इंटरनेशनल रिलेशनशिप कंस्ट्रक्ट करने की पावर हो, वो है स्टेट। मॉडर्न नेशन कॉन्सेप्ट जो है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया जो 1648 में हुई थी, वहां से आई थी। अब बात करते हैं रिकॉग्निशन की। इसमें 2 थ्योरी है, कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी और डिक्लेरेटरी थ्योरी। कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी में दूसरे स्टेट से रिकॉग्निशन की जरूरत पड़ती है, जैसे बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज किया था इंडिया ने। लेकिन दूसरी तरफ डिक्लेरेटरी थ्योरी में कोई जरूरत नहीं है दूसरे जगह से रिकॉग्निशन की। डिक्लेरेटरी थ्योरी के प्रोपाउंडर्स हैं फिशर, हॉल, बार्ली, और कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी के हैं ओपनहेम, एंजिलोटी और हॉलैंड। अब बात करते हैं डी ज्योर और डी फैक्टो की। डी ज्योर रिकॉग्निशन मतलब जहाँ कंप्लीट रिकॉग्निशन मिलता है, परमानेंट होता है, इरिवोकेबल होता है ना, और डिप्लोमेसी इम्यूनिटी भी मिलता है। वहीं डी फैक्टो इससे विपरीत है, वहां पे डिप्लोमेसी इम्यूनिटी भी नहीं मिलता। एक केस आया था लूथर वर्सेस साडोर का, जहां पे कहा गया कि डी फैक्टो और डी ज्योर रिकॉग्निशन में कोई अंतर नहीं है ना। बेलिगरेंट एंड इंसर्जेंसी का मतलब होता है इफेक्टिव कंट्रोल होना एक अच्छे खासे भूभाग पे। जस्ट सोली का मतलब होता है प्लेस ऑफ बर्थ। नन रिफाउलमेंट ट्रीटी मतलब ऐसे शरणार्थी जो डर के मारे किसी और कंट्री में शरण लेते हैं, उन्हें आप निकाल नहीं सकते। ये ट्रीटी कहाँ साइन हुई थी? तो रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 में। इसमें कुछ केस लॉ हमेशा आते हैं, जैसे एक्स्ट्राडिशन के केस जिसमें वीर सावरकर है, और अबू सलेम का केस है, या फिर असाइलम के केस जिसमें पेरू वर्सेस कोलंबिया का केस है ना। राइट टू असाइलम आर्टिकल 14 में है यूएनएचआरसी के। लीग ऑफ नेशन 1990 में बनी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद। परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस बना, फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बना, इसका कोरम है 9 जज का। जुरिडिक्शन ऑफ आईसीजे जो है आर्टिकल 36 में है। लैंग्वेज ऑफ आईसीजे आर्टिकल 39 में है जो इंग्लिश और फ्रेंच है। आर्टिकल 59 बताता है कि ये बाइंडिंग है,
ऑन पार्टिसिपेशन। एडवाइजरी ओपिनियन जो है आर्टिकल 65 में, आईसीजे के चार्टर में और यूएन चार्टर में आर्टिकल 96 में। आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसका मेंबर इंडिया नहीं है। इसमें टोटल जज 18 है और 9 जजेस का कोरम है। ये स्टेब्लिश हुआ था 1 जून 2002 को, पर इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ऑर्गन्स ऑफ यूएन, ये यूएन चार्टर के आर्टिकल 7 में दी हुई है। ये 6 तरह के होते हैं: जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और सेक्रेटेरिएट। यूएन के सारे मेंबर जनरल असेंबली में होते हैं। हर मेंबर के पास 5 से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते हैं जनरल असेंबली में। जनरल असेंबली में हर मेंबर का सिंगल वोट होता है। अब आते हैं सिक्योरिटी काउंसिल, ये आर्टिकल 23 में दी हुई है। इसके परमानेंट मेंबर हैं चाइना, फ्रांस, यूके, रसिया और यूएसए। सिक्योरिटी काउंसिल के हर मेंबर के पास सिंगल वोट है। डिस्प्यूट का सेटलमेंट जो है स्पेसिफिक तरीके से जो होता है उसमें आते हैं नेगोशिएशन, इंक्वायरी, मीडिएशन, कंसीलिएशन, आर्बिट्रेशन, जुडिशियल सेटलमेंट, ये सब आते हैं और ये आर्टिकल 33 में दिया हुआ है। अब बात करते हैं राइट टू सेल्फ डिफेंस की, जो आर्टिकल 51 में दी हुई है और यहाँ से कैरोलिन प्रिंसिपल भी निकलता है। इसके बाद आर्टिकल 61 में द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल दिया हुआ है और उसके बाद ट्रस्टीशिप काउंसिल है आर्टिकल 86 में। ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आईसीजे जो है आर्टिकल 92 में है। एडवाइजरी ओपिनियन जो है वो आर्टिकल 96 में दी हुई है। यहाँ जनरल असेंबली या सिक्योरिटी काउंसिल आईसीजे से कुछ भी एडवाइस ले सकता है। सेक्रेटेरिएट जो है 97 में दिया हुआ है। अमेंडमेंट आर्टिकल 108 में है और आर्टिकल 111 में ऑफिशियल लैंग्वेज है जो चाइनीज, फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश और स्पेनिश है आर्टिकल 111 में। तो ये था हमारा ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो 1 जनवरी 1995 को फॉर्म हुई थी। इसमें 164 मेंबर्स हैं और 23 ऑब्जर्वर्स हैं। मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस डिसीजन बनाती है और हर 2 साल पे इसकी मीटिंग होती है। अब हम आते हैं इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ पे। इसमें 4 कन्वेंशन हुए थे। पहला था लैंड फोर्सेस के वुंडेड और सिक सोल्जर्स के लिए। सेकंड था सी के जो नेवल वॉरफेयर में जो सैनिक थे उनके लिए, वॉर के प्रिजनर्स के लिए। फोर्थ हुआ था सिविलियंस के लिए। एडिशनल प्रोटोकॉल हुआ था 1997 में इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट के लिए और 1997 में सेकंड एडिशनल प्रोटोकॉल हुआ था इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के लिए जो किसी कंट्री में होती है। और थर्ड हुआ था 2005 में डॉक्टर्स और नर्स के लिए। अब 2 टर्म है इसमें, जस एट बेलम, इसका मतलब है वॉर का रीजन क्या था, और जस इन बेलो मतलब उस वॉर में क्या एक्शन लिए गए और उन एक्शन के पीछे क्या रीजन था। अब बात करते हैं इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ की। इन दोनों को समझने के लिए हमें 2 थ्योरी को समझना होगा, मोनोइज्म और डुअलिज्म। मोनोइज्म का मतलब होता है जहां इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ दोनों को सेम माना जाता है। इसके प्रोपाउंडर थे केल्सन। और डुअलिज्म थ्योरी में इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ को डिफरेंट माना जाता है। इसके मेन प्रोपाउंडर थे ट्राइपल और एंजेलोटी। यहाँ पर म्युनिसिपल लॉ को प्राइमेसी दी जाती है, म्युनिसिपल लॉ को सुपेरियर समझा जाता है। मोनोइज्म में हम डेलीगेशन थ्योरी मानते हैं और डुअलिज्म में हम स्पेसिफिक एडॉप्शन थ्योरी मानते हैं और इसमें केस है आर वर्सेस टीम का। अब हम कुछ डॉक्ट्रिन्स देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एस्ट्राडा डॉक्ट्रिन की। यह मेक्सिको की है। ये रिकॉग्निशन देती है लेजिटिमेट, इलेजिटिमेट दोनों तरह के स्टेट को। उसके बाद स्टेमसन डॉक्ट्रिन, ये नन रिकॉग्निशन की डॉक्ट्रिन है। उसके बाद टोबार डॉक्ट्रिन, ये रिकॉग्निशन देती है बस लेजिटिमेट मींस से बने स्टेट को। ड्रैगो डॉक्ट्रिन, ये डेट से बचाती है। चाइना जैसे कंट्री जो छोटे नेशन को डेट देके उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं उनसे। मोनरो डॉक्ट्रिन इन्फ्लुएंस से बचाती है। लॉ ऑफ क्राइम्स, जिसमें आईपीसी या फिर पीएनएस आता है। इसमें हम देखेंगे जनरल एक्सेप्शंस। सबसे पहले सेक्शन 14 या फिर सेक्शन 76 आईपीसी या सेक्शन 14 पीएनएस। यहाँ बात होती है बाउंड बाय लॉ की, है ना।
जैसे कोई पुलिस है या आर्मी मैन है, वो बाउंड होते हैं लॉ से। सर यहाँ टनल के अंदर से 2 लोग बाहर आ रहे हैं, उनमें से एक औरत है और एक बच्ची है। चेक करो, उन्हें गोली मार दो। ओवर। और इसी के साथ साथ हम पढ़ते हैं 17 BNS या 79 IPC जो जस्टिफाइड बाय लॉ है, और वो जो है नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए होता है। अब आते हैं 15 और 16 BNS और 77 और 78 IPC में। 15 में कहता है एक्टिंग जुडिशियली, है ना, मतलब जैसे जज है, वो कोई ऑर्डर देता है तो वो 15 में कवर होगा। और 16 में जैसे उस जज के आदेश का पालन करने वाला, जैसे फांसी की सजा है तो जो जल्लाद होगा वो 16 में कवर होगा। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा। अब बात करते हैं सेक्शन 18 की या सेक्शन 80 IPC की, जो मिसफॉर्च्यून या एक्सीडेंट की बात करता है। इसमें केस लॉ है R वर्सेस वाटर। ये बात करता है एक्सीडेंट या मिसफॉर्च्यून की। इसमें इंडियन केस है सुखदेव सिंह वर्सेस NCT दिल्ली। अब बात करते हैं सेक्शन 19 की यानी 81 IPC की। ये बात करता है नेसेसिटी की, है ना, मेजर हार्म को प्रिवेंट करने के लिए यदि थोड़ा माइनर हार्म करना पड़े और वो नेसेसिटी हो तो ये उसकी बात करता है। ये बेस्ड है एक लीगल मैक्सिम पे, क्वाइट नेसेसिटी नॉन लीगल हैबिट, जिसका मतलब होता है नेसेसिटी नोज नो लॉ। अब जो कदम उठाए गए नेसेसिटी के नाम पे वो सच में नेसेसरी थे या नहीं थे, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में आता है, मतलब ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ये एज पर सर्कमस्टांसेस बदलते रहेंगे। इसमें एक लैंडमार्क केस लॉ भी है, क्वीन वर्सेस डुगले एंड स्टीफन्स, जिसमें जज थे लॉर्ड कॉलरिज। सेक्शन 20 BNS या 82 IPC से शुरू करते हैं। यह टोली इंटरपेक्स 7 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए सब माफ होता है, क्योंकि उनकी मेंटल मैच्योरिटी इतनी नहीं होती कि वो कोई अपराध कर सके। मेंस या एब्सेंट माना जाता है, और ये इसे हम कहते हैं टोली इंटरपेक्स। एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अंडर 7 years of age 20 BNS या 82 IPC। इसमें केस है उला वर्सेस किंग। इसमें मेंस या एब्सेंट होता है। अब 22 या 83 IPC यानी 7 से 12 साल के बच्चों की बात करते हैं, तो इसमें आता है टोली कैपेक्स। इसमें कैपेबल ऑफ कमिटिंग क्राइम तो होता है, पर डिपेंड करता है उसकी मैच्योरिटी पे। सेक्शन 22 BNS या 84 IPC बात करता है अनसाउंड माइंड की। इसमें केस है R वर्सेस मैकनॉट। 23 BNS या 85 IPC बात करता है इंटॉक्सिकेशन की, जो बिना मर्जी के हो। इसमें केस लॉ है वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू। 86 या 24 BNS रूल ऑफ प्रिजम्पशन है। 87 IPC या 25 BNS बेस्ड है वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया पे। इसमें केस है टोन वर्सेस रेट्स। इसके बाद 88 या फिर 26 BNS यह गुड फेथ और पर्सन बेनिफिट की बात करता है विद कंसेंट, और जब ये चाइल्ड के लिए होता है गार्जियन के कंसेंट से तो ये 89 में आ जाता है, यानी 27 BNS, है ना। और 30 में बात होता है गुड फेथ का पर विदाउट कंसेंट। 93 या 31 BNS में बात होता है कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, मतलब इतनी ज्यादा बुरी खबर सुनाई कि सामने वाले को हार्ट अटैक आ जाए, तो वो इसमें कवर होगा। 32 BNS या 94 IPC जब पर्सन को कंपेल किया जाए थ्रेट के द्वारा, तो वो एक्ट उसके द्वारा नहीं माना जाता जो एक्ट में उसकी विल ना हो, है ना। उसके बाद 95 या 33 ये बात करती है स्लाइट हार्म की। इसमें HC में डी मिनिमस नॉन क्यूरेट डेथ्स,
मतलब छोटे मोटे हार्म पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। अब देखते हैं राइट टू प्राइवेट डिफेंस। राइट टू प्राइवेट डिफेंस बीएनएस और आईपीसी में है ना। तो ये 34 to 44 बीएनएस में दिया है और 96 to 106 आईपीसी में दिया है। राइट टू प्राइवेट डिफेंस। सबसे पहले सेक्शन 34 या सेक्शन 96 आईपीसी क्या बताता है? एनीथिंग डन इन प्राइवेट डिफेंस इज नॉट एन ऑफेंस। फिर 97 आईपीसी या 35 बीएनएस ये अपने को बताता है राइट टू प्राइवेट डिफेंस दो चीजों पे होता है, बॉडी पे, प्रॉपर्टी पे। प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल, अपनी या दूसरों की। बॉडी अपनी या दूसरों की। दूसरों के मतलब फैमिली मेंबर, चिल्ड्रन या स्ट्रेंजर, कोई भी। फिर 98 आईपीसी या फिर 36 बीएनएस ये बताता है राइट टू प्राइवेट डिफेंस यदि कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन या माइनर है, मान लो उसने आप पे हमला किया, तो भी आपके पास आरपीडी है। ऐसा तो नहीं है कि आप किसी अनसाउंड माइंड ने मारा और आप मर जाओ, आप अपना बचाव कर सकते हो, है ना। अपना जो आरपीडी है वो ढाल है, तलवार की। राइट टू प्राइवेट डिफेंस कहीं पे डिफाइन नहीं है पर ऐसा ही। अब 99 या 37 बीएनएस में ये क्या है? एक्सेप्शन का एक्सेप्शन है। मतलब जैसे पब्लिक अथॉरिटी है या ऑफिसर है, उनके खिलाफ आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते। मान लो कोई पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट करने आया या उसके डायरेक्शन पे कोई आया है, तो आप उनके खिलाफ आरपीडी यूज नहीं कर सकते। या फिर आपके पास टाइम है पब्लिक अथॉरिटी के पास जाने का, पर आप नहीं जा रहे, खुद ही मामला सुलझाना चाहते हैं, तो वहां भी आरपीडी का यूज नहीं कर सकते। अब एक चार्ट देखते हैं हम, है ना, कि हम अपना फोर्स कहां तक यूज में ला सकते हैं आरपीडी करते हुए। पहले बॉडी, फिर प्रॉपर्टी, आईपीसी और बीएनएस दोनों। 100, 101, 102, 103, 104, 105, 38, 39, 40, 41, 42, 43। पहले 100, 103 और 38, 41 में हम लोग सामने वाले की मृत्यु भी कर सकते हैं, है ना। 101 और 39 में मतलब मारने के अलावा, जान से मारने के अलावा कुछ भी कर सकते हैं। अब थर्ड वाले में बताया है कि कमेंसमेंट आरपीडी की कब शुरू होगी और आरपीडी खत्म कब होगी, वो पॉइंट क्या है ना, वो बताया है 40 और 43 में, 102 और 105 में। जरूरी बात कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस के अगेंस्ट में राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलता है ना। ये जिस केस में बताया गया था उसका नाम है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राम स्वरूप लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो इसमें कुछ डिफिनेशन हमेशा आते हैं विनफील्ड के, सलमन के या लिमिटेशन लॉ के। विनफील्ड के अनुसार पर्सन के एंजॉयमेंट ऑफ लैंड के राइट के खिलाफ यदि कोई अनलॉफुल इंटरफेरेंस होती है ना, तो वो टॉर्ट्स है। और टॉर्टियस लायबिलिटी जो है अराइज होती है ब्रीच ऑफ ड्यूटी से, जो कि ऐसी ड्यूटी जो लॉ द्वारा निर्धारित की गई है, और ये ड्यूटी होती है टुवर्ड्स पर्सन्स जनरली। फिर सालमन ने कहा टॉर्ट सिविल लॉ है जिसकी रेमेडी कॉमन लॉ एक्शन है अनलिक्विडेटेड डैमेज के लिए, जो एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ ड्यूटी या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है। लिमिटेशन एक्ट भी यही बात करता है जो 2 क्लॉज M में दिया हुआ है। पिजन होल थ्योरी सालमन ने दी थी और साइंटिस्ट रूल होता है नॉलेज ऑफ डेंजरस कैरेक्टर ऑफ एनिमल। अब इसमें कुछ केस लॉ है और उससे क्या रूल आए वो दिए हुए हैं, है ना, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अब आते हैं यूनिट 6 पे, कमर्शियल लॉ, है ना। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं।
जैसे बाल्फा वर्सेस बाल्फोर, ये केस लॉ था इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप पे, है ना। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने के उद्देश्य से होता है। जैसे अब मैंने किसी को डिनर पे इनवाइट किया तो इसमें कोई इंटेंशन नहीं है मेरा लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो इन केसेस के और जो प्रिंसिपल इनसे आए उसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कंपनी लॉ में कंपनी क्या है, तो आर्टिफिशियल पर्सन है ना, जिसका कॉमन सील होता है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, ठीक है। कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी होता है, ये सू कर सकता है और इस पर सू किया भी जा सकता है। CSR जो होता है वो 135 में दिया है। अब एक केस लॉ है सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, जिसमें कहा गया कंपनी लीगल एंटिटी है सेपरेट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स। उसके बाद ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग का केस है, जिसमें ली डायरेक्टर भी था और पायलट भी था। इसमें यह कहा गया कि ये सेपरेट और डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी है। एक डॉक्ट्रिन है ऑफ लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल, कंपनी के आड़ में कहीं फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। इसमें कई सारे केसेस हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रोस्पेक्टस डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 17, ये 4 तरह के होते हैं। ए ब्रीच यानी समरी, डीम्ड प्रोस्पेक्टस जो 25 क्लॉज 1 में डिफाइंड है, सेल्फ जो 31 में डिफाइंड है, और रेड हेरिंग इसमें पूरी तरह से डिस्क्लोज नहीं किया जाता, ये 32 में डिफाइंड है। डिवेंचर डिफाइंड है 71 में, ये रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है। इसके कई टाइप्स होते हैं। 152 में अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर होता है, DIN 154 में डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, और उसके बाद 100 में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती है। 96 में एनुअल जनरल मीटिंग होती है, हर साल में 4 जनरल मीटिंग होती है, और 2 मीटिंग के बीच में 120 डेज मैक्सिमम हो सकता है। CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट का होता है। ऐसी कंपनी जिनका 500 करोड़ का नेटवर्थ है, 1000 करोड़ का टर्नओवर है, या 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। यूनिट 7 यानी फैमिली लॉ देखेंगे। इसमें हम केवल इंपॉर्टेंट सेशंस और केस लॉ देखने वाले जो कि एग्जाम में आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस मैच द फॉलोइंग वाले पैटर्न में आते हैं। सबसे पहले सेशन 3 क्लॉज C में फुल ब्लड और हाफ ब्लड। फुल ब्लड मतलब सेम पेरेंट्स होते हैं जिनके, हाफ ब्लड मतलब फादर सेम और डिफरेंट वाइफ के जो बच्चे हैं, और 3 क्लॉज D में यूटेराइन ब्लड मतलब फादर डिफरेंट और सेम मदर के जो बच्चे हैं। 3 क्लॉज F के 1 में सबिंडा रिलेशनशिप बताया गया है, जो मदर के लिए 3rd जनरेशन तक होता है और फादर के लिए 5th जनरेशन तक। सबिंडा जो है आपस में शादी नहीं कर सकते। 5 में है कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज, मतलब कि पहले से मैरिड नहीं होनी चाहिए, वैलिड कंसेंट देने के काबिल हो, अनसाउंड ना हो, है ना, किसी तरह का मेंटल डिसऑर्डर ना हो, इंसैनिटी ना हो। ब्राइड ग्रूम जो है 21 इयर्स का हो और ब्राइड 18 इयर्स की हो। रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज 8 में है, और इसमें केस है जो बार बार आता है, सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार का। 9 में है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, है ना, इसमें कुछ केसेस हैं, टी सरिता का केस है ना, सरोज रानी का केस। 10 में है जुडिशियल सेपरेशन, 11 में है वाइड मैरिज, 12 में है वाइडेबल मैरिज। यहाँ मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन आ जाते हैं। 13 में है डाइवोर्स। डाइवोर्स के कुछ ग्राउंड है, एडल्ट्री, क्रुएल्टी, यदि डेजर्ट कर दिया है उसे 2 साल तक, हाँ, पिटीशन डालने से पहले, इमीडिएट 2 साल तक, या फिर वो हिंदू धर्म छोड़ चुका है ना, अनसाउंड माइंड का है, मेंटल डिसऑर्डर है। खास बात यह है कि वाइफ के लिए 4 एडिशनल ग्राउंड क्लॉज 2 में दिए गए। 13A में अल्टरनेट रिलीफ है। 13B में म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स है। 14 में है विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज कोई डाइवोर्स का पिटीशन नहीं डाला जाएगा। 15 में है अगर राइट टू अपील नहीं है तो डाइवोर्स पर्सन फिर से मैरी कर सकते हैं। अब यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आर्टिकल 44 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, उसमें कुछ केसेस हैं, इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये कुछ लिव इन रिलेशनशिप के केसेस हैं। क्रुएल्टी पे एक केस है दस्ताने वर्सेस दस्ताने, और रसल वर्सेस रसल, मुस्लिम लॉ पढ़ेंगे। तो इजमा और कियास ये दोनों सेकेंडरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ है। इजमा मतलब ज्यूरिस्ट के विचार, और कियास एनालॉजी से हमें पता चलता है।
अब मुस्लिम लॉ में दो सेक्ट है, शिया और सुन्नी। शिया वाले प्रॉफिट जो है वो ब्लड रिलेशन के द्वारा मानते हैं और सुन्नी वाले बाय रिलेशन। शिया के टाइप्स हैं इतना असारिया जिसमें मोटा मैरिज होता है, इस्माइलियाज और जायदियास। वहीं सुन्नी के टाइप्स हैं हनाफी, मलिकी, सफाई और हनाबली। इद्दत पीरियड की बात करें तो वो नॉर्मली 3 महीने का होता है, पर जब हस्बैंड यानी शोहर का निधन हो जाए तो वो 4 महीने 10 दिन तक होता है। इद्दत का मतलब है वेटिंग पीरियड। अब बात करते हैं विटनेस की। मैरिज के समय तो शिया में ऐसा कोई रूल नहीं है और सुन्नी में विटनेस की जरूरत है ना। 2 विटनेस चाहिए, 2 मेल विटनेस या 2 फीमेल और 1 मेल विटनेस। ट्रिपल तलाक को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया था सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। तलाक 2 तरह के होते हैं, तलाक ए हसन और तलाक ए हसन। पहला वाला मोस्ट प्रॉपर है। वाइफ जो है तलाक ए तफवीज देती है जिसे हम डेलीगेटेड डाइवोर्स भी कहते हैं, और लियन देती है जब फॉल्स एडल्ट्री के चार्ज वाइफ पे लगते हैं। म्यूचुअल कंसेंट से जो डाइवोर्स दिया जाता है वो खुला और मुबारक होता है। रिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 इसमें बताया गया है कि मुस्लिम वुमेन किस तरह से डाइवोर्स ले सकती है। हस्बैंड कुछ अता पता नहीं है 4 साल से, या फिर हस्बैंड मेंटेनेंस प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है 2 साल से, हस्बैंड इम्प्रिजन हो गया है 7 साल से ज्यादा की सजा के लिए, हस्बैंड 3 साल से मैरिटल ऑब्लिगेशन पूरी नहीं कर पा रहा है, इंसेन हो गया है 2 साल से। हाँ, तो इन सब सिचुएशंस में मुस्लिम वुमेन डाइवोर्स क्लेम कर सकती है। वक्फ प्रॉपर्टी के जो केयरटेकर होते हैं उसे मुतावली कहते हैं। ये प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल नहीं होती। वहीं सदाका की जो प्रॉपर्टी होती है वो ट्रांसफरेबल होती है। डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस मतलब जो सिमिलर ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर दे। हिबा बिल इवाज इसका मतलब होता है गिफ्ट विद एक्सचेंज, इसमें रजिस्ट्रेशन जरूरी है। हिबा बाल शर्त उल इवाज मतलब विद कंडीशन, इसमें डिलीवरी ऑफ पोजीशन नेसेसरी है। अरियत मतलब लाइसेंस होता है कुछ समय के लिए कि प्रॉफिट को एंजॉय कर सकता है। हफीजा बीबी वर्सेस शेख फासिद, ये ओरल गिफ्ट के बारे में था। गिफ्ट ऑफ मूसा क्या होता है? ऐसी प्रॉपर्टी जो डिविजिबल है ना। उसके बाद कस्टडी, इसका मतलब होता है हिजानत। एनवायरमेंट फ्रेंच वर्ड एनवायरोनिया से आया है जिसका मतलब होता है सराउंडिंग। अब इसमें कई बार जो एक्ट है उसके ईयर पूछते हैं, तो जैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन 1981, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जिसमें प्रॉपर्टी भी डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज ए में, एनवायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट 1989, नेशनल एनवायरमेंट ट्रिब्यूनल 1995, नेशनल एनवायरमेंट मैनेजमेंट एक्ट 1998, द पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010। उसके बाद लिमिट इन नॉइज पोल्यूशन देते हैं। जनरली ह्यूमन ईयर जो है 0 to 120 डेसिबल सुन सकता है। इंडस्ट्रियल एरिया में डे लाइट में 75 डेसिमल और नाइट टाइम में 70 डेसिमल तक अलाउड है। कमर्शियल एरिया में डे टाइम में 65 और नाइट टाइम में 55, रेसिडेंशियल एरिया में 55 डे टाइम में और नाइट टाइम में 45, साइलेंट जोन में डे टाइम में 50 और नाइट टाइम में 40 डेसिमल। अब कुछ कन्वेंशन और उनके ईयर, इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रियो समिट जिसे अर्थ समिट भी कहते हैं, ये 1992 में हुई थी। इसका की डॉक्यूमेंट था एजेंडा 21 और ये लीगली बाइंडिंग थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कमेटी बनी थी जिसे प्रेसिडेंट कमीशन कहते हैं। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन है ना, इसका मतलब है गवर्नमेंट की ड्यूटी है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। ये एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ वाले केस में आई थी 1997। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन 1972, यहाँ से आया था पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल है ना। ये कंपनसेशन और रिस्टोरेशन दोनों की बात करता था। इस पर केस है वेलोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरमेंट लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ताज ट्रेपेजिंग केस भी कहते हैं इसे। कुलदीप सिंह को एनवायरमेंट फ्रेंडली जज कहा जाता है। वाटर एक्ट 1974 में आया था। एयर एक्ट 1981 में आया था। हैजार्डियस एंड अदर वेस्ट एक्ट 2016 में आया था। अर्जुन गोपाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को फायर क्रेकर्स केस भी कहते हैं। टिलाटन वर्सेस सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस से इंटरजेनरेशनल इक्विटी का प्रिंसिपल आया था। हैजार्डियस सब्सटेंस जो है डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज ई ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। एब्सोल्यूट लायबिलिटी जो है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या जिसे श्री राम फर्टिलाइजर केस भी कहते हैं या ओलियम लीग केस कहते हैं, वहां से निकल के आया था। देहरादून माइनिंग केस, रूरल लिटिगेशन इंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट का डिफिनेशन टी एन गोदरामन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ह्यूमन राइट्स इनहेरेंट होते हैं,
मैग्ना कार्टा 1215 में, पिटिशन ऑफ राइट्स 1628 में, इंग्लिश बिल ऑफ राइट 1689 में, यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में और यूडीएचआर आया 1948 में। फर्स्ट जनरेशनल राइट जो थे वो थे सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, सेकंड इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स, थर्ड सॉलिडेरिटी राइट्स और फोर्थ बायोटेक्नोलॉजी एंड रोबोटिक्स। अब बात करते हैं आईसीसीपीआर की, जो अडॉप्ट हुआ था 16 दिसंबर 1966 और फोर्स में आया था 23 मार्च 1976 को। सिविल और पॉलिटिकल राइट्स की बात करता है। एमटीपीए, पीएनडीटी, डीबीए, ये सारे एक्ट के मैच द फॉलोइंग में ईयर आ सकते हैं। एमटीपीए मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। अब बात करते हैं द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, ये एक्ट नंबर 10 ऑफ 1994 है। इसमें टोटल सेक्शन 43 है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल की। ये आया था इंडियन काउंसिल फॉर इन्वायरमेंट लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से। उसके बाद पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, ये आया था एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ वाले केस से। नेशनल ड्रीम ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 में आया था और इसके 5 हेडक्वार्टर है। दिल्ली प्रिंसिपल हेडक्वार्टर है, पुणे, भोपाल, कलकत्ता और चेन्नई अन्य हेडक्वार्टर है। इसमें 38 सेक्शंस हैं। शेड्यूल 1 में वो एक्ट हैं जो इसके अंतर्गत है। शेड्यूल 2 में कंपनसेशन और रिलीफ की बात है और शेड्यूल 3 में अमेंडमेंट की बात है। इसमें कौन कौन से एक्ट हैं तो वाटर है 74, 77, फिर फॉरेस्ट है 80 और एयर है 1981, इन्वायरमेंट है 1986, पब्लिक लाइबिलिटी है 1991, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है 2002, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पढ़ेंगे। इसमें हम पीवाईक्यू का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले कॉपीराइट एक्ट 1957 में आई, उसके बाद पेटेंट एक्ट 1970 में आई, ट्रेडमार्क 1999 में आई, द डिजाइन एक्ट 2000 में आई, द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटीज एंड फार्म्स राइट एक्ट 2001 में आई। इस पर क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल को है। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 23 अप्रैल को है। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 मई को है। वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे 21 अप्रैल को है। पेटेंट हमें डिस्टिंक्टिवनेस बताता है, ट्रेडमार्क हमें ओरिजिनलिटी बताती है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हमें इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बताती है, कॉपीराइट हमें गुड्स की क्वालिटी और रेपुटेशन के बारे में बताती है। अब हम कुछ ऑर्डर और इंजंक्शन के बारे में देखते हैं। एंटन पिलर ऑर्डर क्या होता है तो राइट टू सर्च प्रीमाइसेस एंड सीज एविडेंस विदाउट प्रायर वार्निंग, इसमें कोई वार्निंग नहीं दी जाती। हमारे इंजंक्शन क्या होता है तो फ्रीजिंग करना होता है डिफेंडेंट के एसेट को। जॉन डो ऑर्डर क्या होता है जब कोई पार्टी अननोन होती है तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेना, उसे कहते हैं। डायनेमिक इंजंक्शन क्या होता है मतलब जो भी मिरर वेबसाइट है उनके खिलाफ इंजंक्शन ऑर्डर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कुछ थ्योरीज है ना, जैसे नेचुरल राइट थ्योरी जो जॉन लॉक ने दी थी। उनका कहना है कि क्रिएटर्स जिन्होंने कोई चीज बनाई उनका इनहेरेंट राइट है उनके क्रिएशन पे, ठीक है। उसके बाद एथिक एंड रिवार्ड थ्योरी, इसमें कहा गया कि क्रिएटर्स डिजर्व करते हैं रिवार्ड। उसके बाद सोशल प्लानिंग थ्योरी, ये कल्चर और प्रोग्रेस को प्रमोट करती है। उसके बाद यूटिलिटेरियन या इंसेंटिव थ्योरी, इसे बेंथम ने दिया था। उसके बाद मॉरल डेजर्ट थ्योरी, उसके बाद पर्सनहुड थ्योरी, ये हीगल ने दिया था। ये बताता है कि क्रिएशन जो है रिफ्लेक्ट करता है क्रिएटर्स के पर्सनैलिटी को। उसके बाद इकोनॉमिक थ्योरी, यह है कि आईपीआर जो है प्रमोट करता है इकोनॉमिक इफिशियंसी एंड ट्रेड। उसके बाद मॉरल डेजर्ट थ्योरी, ये कहता है क्रिएटर्स मॉरली डिजर्व्स करते हैं बेनिफिट। बात करते हैं बर्ने कन्वेंशन की जो 1886 में आई थी, ये डील करती है कॉपीराइट लॉ से। स्ट्रेसबर्ग एग्रीमेंट जो है इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन की बात करती है। नाइस एग्रीमेंट जो है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स की बात करती है। बीजिंग ट्रीटी जो है ऑडियो विजुअल परफॉर्मेंस की बात करती है। सिंगापुर ट्रीटी ट्रेडमार्क की बात करती है। पेरिस कन्वेंशन हुआ था 1967 में, रोम 1961 में, बर्ने 1971 में, बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन 1992 में, आईसी ट्रीटी हुई थी 1989 में। पेरिस कन्वेंशन हुआ था इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी पे, रोम हुआ था नेबलिंग राइट्स पे, मैड्रिड प्रोटोकॉल हुआ था ट्रेडमार्क पे। ये डिफरेंट कन्वेंशन है और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उनके एडॉप्शन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस माई स्पेस, ये 2011 का केस है और इसमें एक्सटेंट ऑफ कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट बताया गया। सेक्शन 51 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट 1957 में बताया गया व्हेन कॉपीराइट इंफ्रिंज कब होता है। इसी तरह से और भी सेक्शन दिए हुए हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ईस्टर्न बुक कंपनी वर्सेस टीवी मोटर के केस में मिनिमल क्रिएटिविटी टेस्ट दिया गया था। उसके बाद वर्किंग ऑफ पेटेंटिंग प्रोसेस और कंपलसरी लाइसेंस ऑफ पेटेंट के ऊपर केस है बायर्स कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011। मैक्लियोर फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड वर्सेस टाइडल लैब का केस ट्रेडमार्क पे है। ग्रांट ऑफ पेटेंट का जो सीक्वेंस है, सबसे पहले क्लेम की फाइलिंग होती है, फिर एप्लीकेशन का पब्लिकेशन होता है, फिर एग्जामिनेशन का रिक्वेस्ट, उसके बाद पेटेंट ग्रांट होता है और फिर अपोजिशन होता है। बुडापेस्ट ट्रीटी 1977 में हुई थी जो पेटेंट से रिलेटेड थी। आरजी आनंद का केस आइडिया और एक्सप्रेशन पे था। एना डोंगरी वर्सेस वर्लपूल कॉर्पोरेशन 1995 से प्रायर यूज टेस्ट आया था। अच्छा, प्रोहिबिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के 7 ग्राउंड है और वो 9 में दिए गए। ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में, आईटी एक्ट 2000 में। अब आईटी एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कंपैरेटिव पब्लिक लॉ यूनिट 10, इसके पीवाईक्यू से पता चलता है कि इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, है ना। जैसे सबसे पहले ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का कोडिफिकेशन हुआ, फिर यूरोपियन कम्युनिटीज एक्ट बना, फिर नॉर्दर्न आयरलैंड एक्ट बना, फिर रेफरेंडम एक्ट बना, फिर स्कॉटलैंड एक्ट बना। ठीक है, राइट टू बियर आर्म्स, हथियार रखने का जो राइट था वो अमेंडमेंट 11 से आया यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम लॉ है लैंड का, वो प्रोवाइडेड है स्पेसिफिकली यूएसए और साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में। अब लेबर कोड के जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ सेशन है वो इस तरह से, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब कुछ स्टैट्यू और उनके ईयर ये मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं, है ना, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गवर्नमेंट 2 तरह की होती है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूएसए में, पार्लियामेंट्री हमारे देश में। अच्छा, यूके के पार्लियामेंट में लॉ बनाने का क्या प्रोसेस है, आइए देखते हैं। पहले फर्स्ट रीडिंग होती है, फिर दोबारा रीडिंग होती है, फिर कमेटी में जाती है, फिर रिपोर्ट होता है उसका, फिर थर्ड रीडिंग होती है, फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाता है, फिर रॉयल एसेंट मिलता है उसे। और जो फ्रेंच का जो लीगल सिस्टम है, वहाँ ड्यूअल सिस्टम ऑफ कोर्ट है, वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑर्डिनरी कोर्ट दोनों सेपरेट है। काउंसिल डी टेट जो है सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस है। यूएसए में क्या है, तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है ना, और जुडिशियल रिव्यू है। कनाडा में जिस तरह का फेडरलिज्म है उसे एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म कहते हैं। कनाडा में ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट जो है आउटलाइन करता है डिवीजन ऑफ पावर फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बीच में। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1, 2 और 3 सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को दर्शाता है। अमेरिका में जज का अपॉइंटमेंट थ्रू पार्लियामेंट होता है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के रिलेटेड कुछ केस हैं जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछे जाते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट जो है आर्टिकल 5 में है, कनाडा में ये 38 to 49 है और ऑस्ट्रेलिया में 128 में। ओम्बड्समैन सबसे पहले स्वीडन में आया था, फिर फिनलैंड में, फिर न्यूजीलैंड में और फिर यूके में। 8 क्लॉज 1 ऑफ आरटीआई एक्ट एग्जम्पशंस की बात करता है, जहां पे हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते इंफॉर्मेशन, तो वो 10 है। लोकपाल और लोकायुक्त 2013 में आया था और ये 16 जनवरी 2014 से फोर्स में है। यूएस ओम्बड्समैन एसोसिएशन 1977 में आ गया था। आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन एंड परपेचुअल यूनियन 1781 में आया। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट 1867 में आया। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन 1901 में, वेस्ट जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 1966 में, और ये इक्विवेलेंट है आरटीआई एक्ट 2005 से। रूल ऑफ लॉ फ्रेंच फ्रेज लॉ प्रिंसिपल डी लीगल राइट से आया है। तो यूनिट 10 यहीं पे खत्म होता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू।